सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। ये आपके सामने आज का जो मेरा वीडियो है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था 4 डेरिवेशंस, लंबे लंबे डेरिवेशन लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसमें पहला था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब दो वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स इंटरफियर करते हैं। दूसरा वाला था स्टेशनरी वेव का इक्वेशन निकालना और नोड और एंटी नोड का कंडीशन बताना, उनके बीच का जो कंडीशन, जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स। और तीसरा डेरिवेशन था क्लोज्ड पाइप का, अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, और ये बताना था कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। उसके बाद था हमारा ओपन पाइप, ओपन एट बोथ एंड्स, तो उसमें बताना कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये 4 डेरिवेशंस किया था, थोड़ा लेंथी था सब, तो 4 ही हो पाया था। अभी आज हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 2 में जो रिमेनिंग 3 है मेरे ख्याल से, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, ये एक्चुअली बोर्ड में पूछा नहीं है लेकिन 2 मार्क का पूछ सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं इसको, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज डबल दैट ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अभी ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो मैं क्या लिखता हूं, पहले ओपन पाइप for a pipe open at both ends, ठीक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, या आज के लिए फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, मैं इसको NO से डिनोट करता हूं क्योंकि ओपन है। उसका फॉर्मूला था V/2L, ठीक है ना। जहां पे हम लोग बोल सकते हैं V इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड L इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम, L इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। ये था आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। चलो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, तो इसका जो होगा NC लिखता हूं, क्लोज है ना, वन एंड क्लोज, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था V/4L, और V और L वही है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों का फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब ये बोला है कि प्रूव करो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन का क्लोज का डबल है, तो चलो रेशियो ले लेते हैं। देयरफॉर N0 अपॉन NC इज इक्वल टू V/2L divided by V/4L। V और V कैंसल, L और L कैंसल, 4 ऊपर आ जाएगा, 4/2, ये 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, therefore N0 is equal to 2 times NC। आ गया कि नहीं, आ गया। तो ओपन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्लोज्ड पाइप का डबल है, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, लेकिन ये आपको तभी आएगा जब आपको इसके दोनों आगे के जो 2 डेरिवेशन है ना वो समझ में आने चाहिए, जो मैंने पार्ट 1 के वीडियो में किया हुआ है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार रिवीजन के हिसाब से। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, आ गया, तो बस इतना से आ भी सकता है क्योंकि ये इजी सब है ना। इजी जनरली बोर्ड एग्जाम में इजी डेरिवेशन पूछते हैं, तो ये इजी है उसमें से, तो चांसेस का आ जाए, है कि नहीं। तो ये आपका है 5th डेरिवेशन। अब हम जाते हैं 6th डेरिवेशन पे, जो एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम पूछा है, जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर। चलिए, तो आपके सामने 6th डेरिवेशन लाया हूं, जो कि एग्जाम में पूछा है। शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब इससे मिलता जुलता जो फर्स्ट वीडियो में हमने जो क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप का जो डेरिवेशंस किया था, क्लोज्ड पाइप में बोला था कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओपन में था ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट।
उसमें 3 दोनों में डायग्राम बनाया था। और मैं तभी कहा था कि 3 नहीं, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम 3 बना के फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। सेम थिंग यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग है, वो वाइब्रेट होगा तो उसका अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी होगा, मोड ऑफ वाइब्रेशंस है ना, वो हमको बताना है कि उसमें सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, मतलब n 2n 3n 4n, इसको बोलते हैं ऑल हार्मोनिक्स। ये हमको प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने पाइप्स में किया था, स्ट्रिंग में भी करूंगा कि मैं सिर्फ 3 केसेस दूंगा, फर्स्ट 3 मोड्स लूंगा और उसको हम लोग फिर जनरलाइज कर देंगे। तो क्या है पता है, ये 2 रिजिड सपोर्ट्स है, रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रेच करके रखते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रेच स्ट्रिंग का एक अपना लीनियर मास डेंसिटी होता है, लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m, मतलब कि कैपिटल M अपॉन L, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। और खींचा है तो इसमें टेंशन होगा, वो T होता है। और क्या आपको शायद बताया गया कि नहीं कि जो वेव बनेगा ना स्ट्रिंग पे, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, स्पीड, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग पे, यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला है v=√T/m। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या है, जब वेव्स बनेगा ना स्ट्रिंग पे, ट्रांसवर्स वेव बनेगा, तो वो वेलोसिटी होगी, स्पीड, उसका फॉर्मूला √T/m, ये यूज होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या देखिए, v=n लैम्बडा है ना, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा v/λ, तो ये यूज होगा v उधर, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैं 3 डायग्राम बनाया, मतलब 3 मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट फर्स्ट मोड, जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, उसके बाद को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और उसके बाद को हम लोग बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। आप और बनाएंगे तो और हायर ओवरटोन मिलता जाएगा आपको, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं बोलूंगा कंसीडर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, कंसीडर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग of length L, small l, of length L, ठीक है, having अच्छा, consider stretch string of length L, tied between two rigid supports, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में इसको टाई किया, ठीक है ना, या स्ट्रेच भी बोल सकते हैं, between two rigid supports। टाइट नहीं बोलेंगे तो चलेगा। अब इसका दो बताना है मुझे, m बताना है, t बताना है। तो let m small m be the linear mass density, क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि इसको वेलोसिटी में यूज करना है तो बोलना पड़ेगा। and capital T be the tension in the string, ठीक, बोल दिए। अब हम बात क्या करना है, अब आपको प्लग करने का। ये वाइब्रेशन बनेगा ना, जो वेव्स बनेगा, ट्रांसवर्स कब बनेगा, जब आप प्लग करें। वो जो पियानो, वो गिटार कैसे होता है, प्लग करते हैं ना तो ही बजता है ना, तो प्लग करना पड़ता है। तो वो हम बोलेंगे when the string is plugged, transverse waves move along the string, resulting in the formation of stationary waves। स्टेशनरी वेव बनता है, आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कैसे बनता है सर, रिफ्लेक्ट होके दोनों बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगा तो स्टेशनरी वेव बनेगा। तो ये स्टेशनरी वेव बनता है, ठीक है ना। अब हम लोग अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशंस कंसीडर करें। वी नाउ कंसीडर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जैसे कि हम लोग ने वो पाइप में किया, सेम टू सेम वैसे ही जाने का है। पहले बोलेंगे फर्स्ट मोड, आप जानते हैं ना फर्स्ट मोड का नाम क्या है भाई, फर्स्ट मोड का नाम है फंडामेंटल मोड बोलो या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड बोल दे, आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, लेट n be the fundamental frequency and lambda be the wavelength
ठीक, अब देखिए सिंस v is equal to n lambda therefore n is equal to v by lambda। v तो मैंने बोला वो लेने का है रूट t by n, वो ले लेने का, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लैम्बडा, अभी देखिए लैम्बडा एक लूप बना है ना, सिंस one loop is formed therefore एक लूप का मतलब वो क्या, लैम्बडा बाय 2, therefore लैम्बडा बाय 2 is equal to L, मतलब ये जो आपका L एक्चुअली ना वो लैम्बडा बाय 2 है, एक लूप मतलब आधा वेव। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, therefore n is equal to लैम्बडा की जगह लिखेंगे 12 1/12 रूट t by n, ये आ गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप इसको भी बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक, है कि नहीं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका पहला हार्मोनिक होता है। ठीक है, इसको मैं क्या रब कर देता हूं यहां वाले को। अब हम जाते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट n1 बी द फ्रीक्वेंसी, लेट n1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा 1 बी द वेवलेंथ। ठीक, अब मैं ये नहीं, मैं डायरेक्ट ये वाला लिखूंगा, कौन सा वाला, n1 is equal to v by lambda 1। अब यहां देखिए यहां कितना लूप बना है, दो लूप बना है, two loops। since two loops are formed therefore देखिए एक लूप जो होता है वो लैम्बडा बाय 2 होता है, मतलब लैम्बडा 1 by 2, और ये लेंथ का ही आधा होता है, दैट विल बी इक्वल टू l by 2। ये सब लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू l by 2, क्योंकि ये लैम्बडा बाय 2 आधा वेव है, एक लूप है, और लेंथ का भी आधा है, तो l by 2। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, n1 इज इक्वल टू v का तो वही फॉर्मूला लिख देना भाई, रूट t बाय। अच्छा, लैम्बडा 1 की जगह 2 लेंथ की जगह ना, हाँ लैम्बडा की जगह v बाय लैम्बडा। तो अभी लैम्बडा नीचे है, तो लैम्बडा का हो जाएगा 12 by 2, तो मैं देखिए लिख रहा हूँ 1/12 by 2 रूट t by n। ठीक है, अब इस t को ऊपर ले आइए, 2 times 1/12 रूट t by n, ऐसे ही लिखने का, कट मत करिए। n1 इज इक्वल, क्या हो जाएगा फायदा देखिए आपको पूरा मिल गया ना, n1 इज इक्वल टू 2n। दिस इज क्या है, n के सामने क्या है, 2 है ना, तो बोलने का दिस इज सेकंड हार्मोनिक, दिस इज सेकंड हार्मोनिक। अब हम जाते हैं थर्ड मोड पे, वी गोइंग टू द थर्ड मोड which is called as second overtone, second mode। ठीक है, नेक्स्ट तो अभी क्या लेंगे, n2, अभी आप समझ ही गए होंगे, let n2 be the frequency and lambda 2 be the wavelength। यही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 is equal to v by lambda 2। अब यहाँ देखिए क्या है, इधर लैम्बडा 2, इधर तो अपने को मिल गया, तो इधर क्या है देखिए, 3 लूप बना है, 3 लूप है ना, 3 लूप बना है, मतलब लेंथ जो है 3 पार्ट में टूट गया है, मतलब एक लूप जो है, एक लूप, सिंस 3 loops are formed, therefore lambda 2 by 2 मतलब ये जो एक लूप है वो लेंथ का 1/3 है, is equal to L by 3। I hope you understand it, 1/3, total length का 1/3। ठीक है, let's substitute, therefore n2 is equal to lambda 2 है ना नीचे, तो उधर लिखा 1/2L by 3 root of t by n, तो इसको वहां ले जाएंगे, this is 1/2L root of t by n, therefore n2 is equal to 3n, 2n, 3n, this is third harmonic हो गया, क्या है 3n, this is third harmonic। Similarly the higher modes
higher modes of vibration will have frequency. हायर मोड्स क्या हो जाएगा बताए, है फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगा 3n के बाद 4n 5n एंड सो ऑन, ऐसा आगे चलता रहेगा, है ना. Therefore modes of vibrations have frequencies n 2n 3n 4n and so on. अभी सब में मतलब क्या, all harmonics सब है. Therefore all harmonics are present. क्योंकि सब है ना 1 2 3 4 सब है तो सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. वही तो बोला प्रूव करो कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. तो देखा आपने वो जो दो ट्यूब का पाइप का जो सम है डेरिवेशन है वो दोनों आपको समझ में आ गया. तो ये भी वही है, सिर्फ उसमें हम लोग v में रखते थे. यहाँ पे v का फॉर्मूला है √t/m, वो स्ट्रिंग में यूज करने का है. पाइप में हम लोग सिर्फ इसका v लिखते थे, यहाँ पे v नहीं लिखना का है, यहाँ हमको √t/m लिखने का है. वो से फर्क है, नहीं तो मेथड तो सब ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं. ये एग्जाम पूछा था भैया, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ गया तो बड़ा इजी है. और देखिए मैं लिख क्यों आपको बता रहा हूँ वापस, लिख इसीलिए रहा हूँ जिससे कि आप इतना ही लिखिए, आपको कहीं और देखना ना पड़े. मैं लिखता हूँ ऐसे टेक्स्ट बुक का रेफरेंस पे, लेकिन फिर भी आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो आपको और कहीं से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना. अब हम आते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बीट्स फ्रीक्वेंसी. आपने सुना ही होगा और हर जगह कॉलेज में भी आपसे पूछा गया होगा, एग्जाम में क्लासेस में सब जगह पूछते हैं बीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन. और वो बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि नहीं, काफी बार. मतलब अगर पुराने सिलेबस का भी देखें तो पूछते ही जाते हैं वो बीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन. तो शायद इस साल भी पूछ ले तो उस पे आ जाते हैं. वो इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बीट्स. चलिए देख लेते हैं. इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, शो दैट the beat frequency of two interfering sound waves is the difference between the individual frequencies of the two sound waves. अभी beats का कंसेप्ट क्या है? beats क्या होता है, अगर दो साउंड वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड का हो लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क, दोनों के फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, एक का फ्रीक्वेंसी n1 एक का फ्रीक्वेंसी n2 है, तो जो आपको आवाज सुनाई देगा ना, एक कंटिन्यूस सेम इंटेंसिटी का आवाज नहीं सुनाई देगा. आपको साउंड बढ़ता हुआ जाएगा, जोरदार होएगा, फिर साउंड घटता हुआ जाएगा, कम होता जाएगा. इसी को हम लोग बोलते हैं बीट्स. बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा एकदम मैक्सिमम तक जाएगा तो वैक्सिंग, और घट के एकदम मिनिमम तक आता ना इंटेंस, उसको बोलते हैं वेनिंग. इसी को बोलते हैं बीट्स. और ये क्या बोलता है कि प्रूव करो कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, बीट फ्रीक्वेंसी n, वो दोनों साउंड वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है ना n1 n2 उसका डिफरेंस है. ऐसा प्रूव करो. कैपिटल N जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो दोनों साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, उनका डिफरेंस है, ये प्रूव करो. ठीक है, तो प्रूव करते हैं. देखिए सबसे पहले मैं जो आपको बोला मैं लिख रहा हूं, कंसीडर टू साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, जिसको मैं A लेता हूं, एंड slightly different frequencies n1 and n2. ठीक है, ये अलग अलग slightly different. Let us assume that they arrive in phase at some point x in the middle. ठीक है ना, वो दोनों आके कहीं पे मिलते हैं, इन फेज में मिलते हैं. इन फेज का मतलब समझते हैं ना, इन फेज का मतलब क्रेस्ट के साथ मिलेगा, ट्रफ के साथ मिलेगा. ये आपका ट्रांसवर्स वेव है. और अगर साउंड वेव है तो लॉन्जिट्यूड मतलब कॉम्प्रेशन के साथ मिलेगा, रैरिफैक्शन के साथ मिलेगा, उसको बोलते हैं इन फेज. तो वो अज्यूम किया हो गया. आगे द डिस्प्लेसमेंट of each wave at any instant t
at the point is, अब हम उसका डिस्प्ले कर लेते हैं। तो पहले वाले का लिखेंगे y1 is equal to a sin 2 pi n1t minus x by lambda 1 and y2 is equal to a sin 2 pi n2t minus x by lambda 2। ये हो गया, दोनों का वेव का इक्वेशन लिख दिया। अभी हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, इस इक्वेशन और डिफिकल्ट है, इसको सुपर इसको जो ऐड करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इस तरह का हमने किया हुआ है, इस तरह का हमने एडिशन किया हुआ है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, स्टेशनरी वेव में तो किया था। फिर भी चलो अब यहाँ हम लोग सिंपलिसिटी के लिए, फॉर सिंपलिसिटी लेट द लिसनर, जो सुन रहा है ना लिसनर, लेट द लिसनर बी एट x इज इक्वल टू 0। वो स्टार्टिंग में x उधर वहां खड़ा है जहां पे x 0 है, उसके वजह से क्या x उड़ जाएगा। therefore y1 is equal to a sin 2 pi n1t and y2 is equal to a sin 2 pi n2t। ये सिंपलिसिटी के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो। यूजिंग प्रिंसिपल of superposition of waves। देखिए दो वेव्स आके इंटरफेयर करे ना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि दोनों का इंडिविजुअल जो होगा वेक्टोरली ऐड हो जाएगा, मतलब y will be equal to y1 plus y2, तो y will be equal to y1 plus y2। तो y1 लिखता हूं मैं a sin 2 pi n1t plus a sin 2 pi n2t, ये कॉमन sin c plus sin d, मैंने लास्ट वीडियो बताया, कैसे बताता हूं अगर आपको याद ना हो तो। sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। ये फॉर्मूला है sin c plus sin d का 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का, तो यूज करें लोग, यूज करते हैं वो वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 2 sin, ये दोनों ऐड होगा, क्या ऐड होगा 2 pi n1t plus 2 pi n2t by 2 c plus d by 2 cos, दोनों को माइनस करो 2 pi n1t minus 2 pi n2t by 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू 2a sin, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ना बाहर 2 आएगा, नीचे वाले 2 से कट जाएगा ना, नहीं तो अभी हम लोग रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसका 2 जो बाहर निकालेंगे, 2 हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 pi बाहर आ गया n1 plus n2 upon 2 into t, ध्यान दीजिएगा cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t। क्या किया हम लोगों ने, पहले 2 पाई बाहर निकाला, यहाँ से n1 बचा, यहाँ से n2 अपॉन 2 और t को बाहर रखा, cos वो चीज यहाँ सेम है, 2 पाई बाहर निकाला, n1 माइनस n2 into 2 into t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि ये जो n1 प्लस n2 अपॉन 2 है ना, इसको n ले लिया है, n। तो मैं लिख रहा हूँ सपोज लेट n1 प्लस n2 अपॉन 2 इज इक्वल टू n। मैं बता रहा हूं क्या होने वाला है। therefore y is equal to, अब ये 2a cos को पहले लिख लो, 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t। मैंने 2a लिखा, cos लिखा, अभी sin को लिखा, देखो sin को, sin 2 pi, इसको हमने n लिया है तो 2 pi nt। अभी इसको a ले लेते हैं, therefore y is equal to a sin 2 pi nt, a is equal to 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t। अब देखिए इधर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने ये 2 कैंसिल क्यों नहीं किया। मैं बता दूं क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि पूरा मिला के n लेने का है, फिर बाद में बनता है वो फॉर्मूला, वो होता है 2 पाई nt,
मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी, वो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ए साइन ओमेगा टी, वो बन गया। आप समझ रहे? सो दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन, है ना, ये हमारा वेव का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को क्या करने का, हमको तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने का है। अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग कोई भी एक ले सकते हैं कंडीशन, या तो दोनों ले लेते हैं। एग्जाम में आप एक लेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको दोनों लेके सॉल्व करता हूँ। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए जो होगा ना, ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2a, ऊपर का 2a नीचे का 2a, क्योंकि वो दोनों फेज में इन फेज है ना, इन फेज है तो ऊपर प्लस 2a हो जाएगा, तो एक मीन पोजीशन के ऊपर और मीन पोजीशन के नीचे भी 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो a मतलब ये लिखो 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to plus minus 2a, तो 2a कट गया, तो cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to plus minus 1। अभी cos 1 कब होता है, प्लस माइनस 1 को होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, है कि नहीं, इसी सब पे होता है। तो लेट्स राइट डाउन, देयरफॉर 2 पाई n1 minus n2 upon 2 into t is equal to pi 2 pi 3 pi 4 pi and so on। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंपलीफाई, सबका पाई बढ़ा डालो, सबका पाई बढ़ा डालो, और अब यहाँ पे आप 2 कट कर दो इस जगह पे, है ना, और सबका पाई बढ़ा डालो, तो क्या हो जाएगा, n1 minus n2 into t is equal to 1 2 3 4 and so on। so t is equal to 1 upon n1 minus n2। अच्छा यहाँ पे जीरो भी लेना चाहिए, मैंने सॉरी जीरो नहीं लिया, जीरो भी लेना चाहिए था, क्योंकि cos 0 1 होता है, that should also have been taken। let's take 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi and so on। तो pi भी गया, तो n1 minus n2 into t is equal to 0 1 2 3 4 and so on। so t is equal to 0 1 upon n1 minus n2 2 upon n1 minus n2 3 upon n1 minus n2 and so on। मतलब आपको वैक्सीन कब सुनाई देगा, पहले टाइम t इक्वल 0 पे, बाद में टाइम 1 upon n1 minus n2 पे, बाद में 2 upon n1 minus n2 पे। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, therefore टाइम पीरियड t is equal to second minus first 1 upon n1 minus n2 minus 0। so t is equal to 1 upon n1 minus n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी n, that is 1 upon टाइम पीरियड रेसिप्रोकल n1 minus n2 आ गया भाई, डिफरेंस इन साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी का आ गया, बीट फ्रीक्वेंसी n1 minus n2। वैसे यहाँ खत्म हो जाता है, आप एक करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको दूसरा भी करके दिखाता हूँ ना, मैं आपको सेकंड पार्ट इसका जो है ना, पार्ट 2 अगर आपको जरूरत, हम लोग ने पूछा नहीं कि दोनों बार करके, बस दोनों में करके दिखा तो ठीक है, हम एक भी करेंगे तो चल जाता है, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं वीनिंग, तो इसमें a जो होता है वो 0 हो जाता है, एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, 0 हो जाता है तो आपका ये 2a ये सब है ना, ये राइट साइड पे 0 आएगा, 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0। 2a वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा। अभी cos 0 कब कब होता है, pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2, तो यहाँ आएगा 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 and so on। अभी क्या होगा, 2 यहाँ का काट दो, सबका पाई निकल गया, n1 minus n2 into t is equal to 1 by 2 3 by 2 5 by 2 and so on। डिवाइड करो, t is equal to 1 upon 2 n1 minus n2 3 upon 2 n1 minus n2 5 upon 2 n1 minus n2 and so on। तो ये इसका टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड t सेकंड माइनस फर्स्ट 3 upon 2 n1 minus n2 minus 1 upon 2 n1 minus n2 3 minus 2 3 minus 1 2 2 upon 2 तो आएगा 1 upon n1 minus n2। therefore beat frequency n is equal to 1 upon time period, इसका रेसिप्रोकल n1 minus n2।
तो वीनिंग पे भी आपको बीट फ्रीक्वेंसी द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज, वैक्सिंग में भी बीट फ्रीक्वेंसी द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज, वही चाहिए डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंड। आपका जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो दोनों जो इंडिविजुअल साउंड वेव्स है उसका डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का। दोनों नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कर दीजिएगा दोनों। लेकिन उन्होंने बोला नहीं है कि आप दोनों करो, इसलिए एक भी करेंगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा वेव ऑप्टिक्स। बताइएगा कैसा लग रहा है और शेयर तो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जो ला रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूँ, वो है फिजिक्स का डेरिवेशंस। ये डेरिवेशन अगर आप ये कर लें तो आपको फुल मार्क्स आता है। न्यूमेरिकल जिनको डिफिकल्ट लगता है उनके लिए डेरिवेशंस एक मतलब एक अच्छा सा वो है उनके पास हथियार मार्क्स स्कोर करने का। जिनको जो न्यूमेरिकल से डरते हैं थोड़ा बहुत या न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगता है, और आप जितना मैंने बोर्ड पे लिखा उतना ही लिखिए और कहीं कुछ देखिए मत। मैं आपको 100% बोलता हूँ आपको फुल मार्क्स आएगा डेरिवेशंस में, है ना। तो शेयर करना मत भूलिएगा, अपने हर सब दोस्तों को शेयर करिए इसको, बताइए कि कितना इजी है डेरिवेशंस। इधर अगर आप करके जाएंगे तो फुल मार्क्स भी मिल सकता है फिजिक्स में, है कि नहीं। तो ऐसे ही देखते रहेगा मेरा वीडियोस। मेरा देखिए फिजिक्स के मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाइए, वहाँ पे मैंने मैथ्स के भी मैंने थ्योरम जो है थ्योरम जो पूरे दिन में थ्योरम मैथ्स के थ्योरम्स आते हैं 15 मार्क के, उसका भी प्लेलिस्ट है, वहाँ भी जाकर देखिए, उतने ही थ्योरम्स करिए, आपको 15 मार्क फुल गारंटी मिलता है उसमें भी, है कि नहीं। बस देखते रहिए, ऐसे शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए मेरे और से वीडियो देखते रहिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।